देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइन। सुषमा की यात्रा से भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत का रास्ता खुला। 7 साल के बाद सभी मुद्दों पर दोनों देश करेंगे बात। एनएसएस की मीटिंग की टॉक्स, वहां की वार्ता सफल होने के बाद आज जो हम लोगों की मुलाकात हुई उसमें हमने ये तय किया कि भारत और पाकिस्तान आपस में समग्र वार्ता करेंगे। Pure political vendetta coming out of the PM office. This is what this is. This is their way of doing politics. Pure 100% vendetta. नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल का प्रधानमंत्री पर सीधा हमला। कहा बदले की भावना से काम कर रहा है पीएमओ। छठे दिन बाजार में तेज गिरावट। सेंसेक्स करीब 350 और निफ्टी 90 पॉइंट टूटा। जीएसटी के अटकने के अंदेशे से बिगड़ा बाजार का मूड। क्लाइमेट चेंज के आखिरी 2 दिनों में बढ़ी बेचैनी। बराक ओबामा ने मिलाया मोदी को फोन। दोनों नेताओं का एक मजबूत समझौता करने पर जोर। और नीलाम हुआ मुंबई में दाऊद इब्राहिम का होटल, लेकिन डॉन की प्रॉपर्टी के खरीदार को चाहिए देशभक्तों की मदद। मैगी के सैंपल की फिर होगी जांच। उपभोक्ता आयोग ने मानी सरकार की दोबारा जांच की मांग। सरकार ने दी रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को मंजूरी। कैबिनेट की मीटिंग में दालें सस्ती करने के लिए भी कई अहम फैसले। और सबसे पहले बात पाकिस्तान की, जहां सुषमा स्वराज इस वक्त है भारत की विदेश मंत्री, और उन्होंने अपनी मीटिंग में बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया है। 7 साल बाद भारत और पाकिस्तान सभी मुद्दों पर, जिसको कॉम्पोजिट डायलॉग कहते हैं, उस पर चर्चा फिर से करेंगे। शायद जो अब तक रणनीति रही है मोदी सरकार की पिछले कुछ दिनों में कि मीडिया की, कैमरा की ग्लेयर के से दूर भारत पाकिस्तान के रिश्तों को आगे बढ़ाया जाए, वो काम कर गया हो, क्योंकि पाकिस्तान में बात बन गई है। सुषमा स्वराज के दौरे से रिश्तों में जमी बर्फ काफी हद तक पिघलती नजर आ रही है। सुषमा स्वराज ने आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और विदेश मंत्री सरताज अजीज दोनों से मुलाकात की। इसके बाद इस्लामाबाद में दोनों देशों के साझा बयान जारी किए गए। इसमें जो बड़ी बातें कही गई हैं वो है कि दोनों देश फिर से बातचीत शुरू करेंगे। नंबर 1, सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। इसमें आतंकवाद और कश्मीर का मुद्दा भी शामिल होगा। जल्द ही दोनों देशों के विदेश सचिव मुलाकात करेंगे और आगे की बातचीत का खाका तैयार करेंगे। कौन कौन सेक्रेटरी या किस लेवल पर ये डायलॉग होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि जो कॉम्पोजिट डायलॉग और बाद में रिज्यूम डायलॉग के नाम से चीज रुकी पड़ी थी, वो बैंकॉक में हमारे एनएसएस की मीटिंग के बाद, और वो एनएसएस की मीटिंग की टॉक्स, वहां की वार्ता सफल होने के बाद आज जो हम लोगों की मुलाकात हुई उसमें हमने ये तय किया कि भारत और पाकिस्तान आपस में समग्र वार्ता करेंगे। मैं चूंकि संसद में कहकर आई हूं कि कल वहां बयान दूंगी, तो इसलिए उस मर्यादा को रखते हुए इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। लेकिन ये खबर हम लोगों को जॉइंट स्टेटमेंट के माध्यम से आपको देनी ही थी, तो मुझे लगा कि इतना मैं स्वयं बता दूं कि भारत और पाकिस्तान समग्र वार्ता के लिए तैयार हो गए। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है भारत पाक रिश्तों में, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए डॉन न्यूज के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराज हमारे साथ मौजूद है। साथ ही इसका एनालिसिस करने के लिए रक्षा मामलों के जानकार सुशांत सरीन भी हमारे साथ जुड़े हैं। इफ्तिखार, पहले आप बताएं कि क्या डिटेल्स निकल कर आई है ज्वाइंट स्टेटमेंट में और नई बातें क्या जुड़ी हैं? एक तो ये कि पेरिस में 2 मिनट की मुलाकात, और फिर आज फॉरेन ऑफिस में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की 1.5 मिनट की ब्रीफिंग में बड़ी बड़ी खबरें दी हैं इनफैक्ट। और आज जो एक लग रहा था कि जो बैंकॉक के अंदर एक पॉजिटिव टोन सेट हुई है, उसको लेके आज उसकी जो कल्मिनेशन, उसका जो टर्मिनेशन, जो उसका जो क्लाइमेक्स है, वो भी बड़ा पॉजिटिव रहा है। और आज लग रहा था कि कोई मेजर डेवलपमेंट होने जा रही है। और वो जो मुलाकात जो सिर्फ 20 मिनट के लिए थी प्राइम मिनिस्टर से, वो कमोबेश 1 घंटा चली है। और उसके बाद सरताज अजीज जी के साथ जो मुलाकात थी वो भी बड़ी पॉजिटिव रही। और उसके बाद इंडिकेटर्स मिलना शुरू हो गए, एक जॉइंट स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें यही बताया गया कि एक तो यह है कि कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग फिर से शुरू होने जा रहे हैं। दोनों देशों के सेक्रेटरी खारजा बैठेंगे और आगे का रोड मैप जो है उसको तय करेंगे।
साथ में काउंटर टेररिज्म के हवाले से इसको कंडेम भी किया गया और साथ में ये कि इसके हवाले से भी कोशिशें होंगी। मुंबई अटैक्स के बारे में भी बात हुई कि इस मामले को अब जल्द अज जल्द अपने मंतकी अंजाम लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाएगा, इसमें ताखीर नहीं होगी। और इसमें यकीनी तौर पे जो बैकडोर में बातें उसमें यह कि पाकिस्तान की तरफ से जो कोऑपरेशन होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए ताकि इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाया जाए, क्योंकि लगता यह है कि भारत के अंदर सरकार के लिए ये बहुत बड़ा एक सवाल निशान है और इसके लेकर जो कोई क्रिटिसिज्म आता है उससे बचा जा सके। तो पॉजिटिवली इसको लिया गया है और अब यह है कि सेक्रेटरी खारजा मिलेंगे और मोर इम्पोर्टेंटली वो जो 7 बरस से कंपोजिट डायलॉग का सिलसिला रुका था अब वो फिर से शुरू होने जा रहा है और आने वाले वक्तों में लगता ही है कि बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। हमें कुछ इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को लेके और उसमें एक लगता ही है कि शायद रोड मैप की तैयारी के हवाले से कोई बड़ा होमवर्क होने जा रहा है। तो आज जो एक स्टेटमेंट आई है वो बड़ी पॉजिटिव और बड़ी कंस्ट्रक्टिव थी। बिल्कुल, और बड़ी ब्रेक थ्रू हुई है। इस बीच में क्या क्रिकेट की कोई बात औपचारिक तौर पर या अनौपचारिक तौर पर निकल कर आई है कि क्या दोनों देश क्रिकेट खेलेंगे? क्रिकेट के हवाले से बड़े अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक कोई ऐसा इनफैक्ट कोई डिसीजन या कोई डिस्कशन नहीं हुई और इसको लेकर जरूर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यकीनी तौर पे आज अगर पॉजिटिव मूड में चीजें चल रही हैं तो अल्टीमेटली अनाउंसमेंट ये भी आएगी शायद दिल्ली सरकार की तरफ से कि दोनों देशों के दरमियान क्रिकेट सीरीज भी होने जा रही है। लेकिन लगता ये है कि ना तो सुषमा जी ने कोई ऐसा इंडिकेटर दिया और ना ही पाकिस्तान के मुशीर खारजा ने बताया कि मामला जेर बहस आया है। लगता यह है कि शायद सुषमा जी जब वापस जाएंगी तो कल भारत में जाके मुमकिन तौर पे कोई स्टेटमेंट आ सकती है, लेकिन अभी तक इस हवाले से किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट हमारे सामने नहीं आई। ओके, शुक्रिया इफ्तिखार हमसे बात करने के लिए। ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज के हमारे साथ फोन लाइन पर इस्लामाबाद पर पूरी डिटेल शेयर कर रहे थे सुशांत सरीन अब जुड़े हैं फोन लाइन पर। सुशांत, में ज्वाइंट स्टेटमेंट की जो कॉपी मुझे मिली है वो मैं पढ़ रही हूं और उसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग फिर से शुरू करने की अग्रीमेंट हुई है उसमें पीस एंड सिक्योरिटी, CBM, जम्मू कश्मीर, सियाचिन, सर क्रीक, वुलर बराज, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक कमर्शियल कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म, नारकोटिक्स कंट्रोल वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें मूल बात है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो चाह रही थी पाकिस्तान वो डालने में कामयाब रही और शायद ये होना ही था अगर बातचीत आगे बढ़नी है। देखिए, अब इसका नाम बदल दिया गया है। इसका ओरिजिनल नाम कॉम्पोजिट डायलॉग होता था। फिर 26/11 के हमलों के बाद जब यूपीए सरकार इस पर वापस जाने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने उसको कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग बोल दिया, लेकिन था वो कॉम्पोजिट डायलॉग ही। और अब मेरे ख्याल क्योंकि बीजेपी वालों को थोड़ा सा संकोच है कॉम्पोजिट डायलॉग शब्द इस्तेमाल करने का, तो इन्होंने उस पर, और वो यूपीए वाला शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो उन्होंने उसमें कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग कर दिया। लेकिन ये है सारे मुद्दे वही जो पहले भी कॉम्पोजिट डायलॉग में होते थे, स्ट्रक्चर भी वही है मोरलेस। उसमें थोड़े बहुत फेरबदल किया है कि टेररिज्म के जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच में डिसाइड होंगे, लेकिन इसका प्रियम्बल या इसका जो एक लिहाज से इससे पहले का जो नुक्ता है वो ये बताता है हमको कि जो बैंकॉक में कोई बातचीत हुई उसमें कोई बहुत ही बड़ी उपलब्धि पाई गई है। अब वो क्या उपलब्धि है टेररिज्म को लेकर के मैं तो नहीं जानता, लेकिन क्या वो ऐसी उपलब्धि है जिसमें एक्चुअल हम एक्शनेबल चीजें देखेंगे, या फिर एक पोस्ट डेटेड चेक या एक पोस्ट डेटेड प्रॉमिस के ऊपर हमने पाकिस्तान को वो सब कुछ दे दिया जो वो पाकिस्तान चाह रहा था हमसे। बाकी जहां तक ब्रेक थ्रू की बात है, हाँ, अगर डायलॉग दोनों देशों के बीच में शुरू करना एक ब्रेक थ्रू है तो वो जरूर है, लेकिन इससे बदलेगा क्या ये मैं नहीं कह सकता, अनलेस भारत सरकार ने अब डिसाइड कर लिया है कि जो भारत की ट्रेडिशनल पोजीशन थी, चाहे वो सियाचिन को लेकर के हो, सर क्रीक को लेकर के हो, वो उसमें भी पाकिस्तान की बात मान करके ये सवाल तो बने हुए हैं सुशांत, और बहुत ही कांस्टेंट और लेजिटिमेट और वैलिड सवाल है कि इसका निकलेगा क्या। लेकिन ज्वाइंट स्टेटमेंट पर थोड़ा और अगर हम फोकस करें, इसमें जो पैरा 2 है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां पर ये भी हम लाइन डलवाने में सक्सेसफुल रहे कि इंडियन साइड वाज अश्योर्ड ऑफ स्टेप्स बीइंग टेकन टू एक्सपेडाइट अर्ली कंक्लूजन ऑफ द मुंबई ट्रायल, यानी जो 26/11 की ट्रायल वहां पाकिस्तान में चल रही है वहां हमें अश्योरेंस मिली है पाकिस्तान की तरफ से कि उसको जल्द से जल्द निपटाएंगे। ये अश्योरेंस पहले भी आ चुकी है, लेकिन क्या उम्मीद अब ज्यादा बढ़ गई है? भाई अब मैं आइंस्टाइन को कोट तो नहीं करना चाहता कि
पागलपन की जो डेफिनेशन है वो एक ही चीज बार बार करना और उसका हर बार अलग नतीजा एक्सपेक्ट करना है। लेकिन आप जैसे सही कह रही हैं, अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपको पुरानी और बहुत सारी जॉइंट स्टेटमेंट्स निकाल के दिखा देता जहां पर यही अश्योरेंसेस भारत को मिली हैं पाकिस्तान से। लेकिन वो केस कहां पर है, वो जो 7 लोग हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए, जो उनके सरगना थे वो तो अभी भी दंदनाते हुए घूम रहे हैं, उनके खिलाफ ना कोई एक्शन हुआ है ना होने की उम्मीद है। अब जो फुट सोल्जर्स हैं उनको अगर सजा मिल गई और हम उससे संतुष्ट हैं, और जो उसके सरगना थे वो अभी भी दंदनाते हुए घूम रहे हैं और अभी भी उनकी तरफ से या उनकी तंजीम की तरफ से भारत में जम्मू कश्मीर वगैरह पर अटैक्स हो रहे हैं। अब ये अलग बात है कि हम जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा अगर ना मानते हो और वहां पर अटैक्स होते हो तो वो हम भारत के ऊपर अटैक ना तस्वर करते हो तो वो अब अलग बहस हो सकती है। लेकिन अगर वो भारत का हिस्सा है या पंजाब भारत का हिस्सा है और ये आतंकवादी वहां से आ रहे हैं तो सिर्फ 26/11 का ही एक हमला नहीं हुआ भारत के ऊपर आतंकवादी, भारत के ऊपर मुसलसल हमले होते आए हैं। तो क्या हमारे को उसका कोई निवारण मिलेगा? क्या ये हमारे पास सिर्फ अश्योरेंस है? लेकिन बात तो करनी ही पड़ेगी ना। आप जो सवाल उठा रहे वो सही है, लेकिन फिर मेरा आपसे सवाल है तो विकल्प क्या है? आपको बात तो करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? तो कैसे मसले हल होंगे फिर? मसले आपको हल करने के, भाई देखिए आप 70 साल से बात करते आए हैं, आपका कौन सा मसला अभी तक हल हुआ है मुझे ये बताइए। ओके, चलिए इस पर और बड़ी बहस मांगता है, ये लंबी डिबेट मांगते हैं सुशांत आपसे भी और दूसरे लोगों से भी। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आवाज F9 में आगे बताएंगे कि लगातार छठे दिन क्यों गिरा है बाजार। राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। आज उन्होंने प्रधानमंत्री पर जोरदार हमला किया। राहुल ने पीएमओ पर आरोप लगाया कि हेरोल्ड केस 100% राजनीतिक बदले की भावना से उठाया गया मामला है। 100% political vendetta, pure political vendetta coming out of the PM office. This is what this is. This is their way of doing politics. Pure 100% vendetta. I have full faith in the legal system of this country, and we will see at the end what comes out. The truth will come out. और हेरल्ड केस को लेकर संसद के अंदर हंगामे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। वेंकैया नायडू ने कहा कि वेल में आकर जिस तरह से सदन कांग्रेस के नेता नहीं चलने दे रहे हैं वो तानाशाही है। न्यायपालिका का आदेश के बारे में आपको कोई आपत्ति है? कुछ कष्ट पहुंच गया तो उनके सामने जाना चाहिए, न्यायपालिका के सामने जाना चाहिए। यहां कर रहे, यहां आके हंगामा कर रहे, वेल में आके हंगामा कर रहे, तानाशाही नहीं चलेगा। 540 में से 500 लोग शांति से बैठे, वो लोग सदन चलाना चाहते, देश के सामने जो समस्या है उसके बारे में चर्चा करना चाहते, उसमें भाग लेना चाहते, मगर 10, 15, 20 लोग वेल में आके हंगामा करना और कहना तानाशाही नहीं चलेगा। और नेशनल हेराल्ड केस में सियासी बदले के आरोप पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा आरोप में तथ्य नहीं बदलते। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में अगर जीएसटी या कोई और बिल भी रुक जाए तो ऐसा वो करेंगे। Supreme Court has number of judgments has said that even if there is political vendetta, the facts are the important thing. The judges must look at the facts. हम लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ने में जीएसटी की बिल हो या माँ बाप की बिल हो, सबको त्याग करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि राहुल गांधी का बयान एक आरोपी की बौखलाहट है। वो हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं कि देश के सामने आकर के बोले कि किस परिस्थिति में उनके ऊपर जो कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जो एक बड़े मुकदमे का कारण बना है और जो आरोप उन पर और उनकी माताश्री पर है, उसके बारे में सदन तो चलने दे नहीं रहे हैं, लेकिन सदन में आके खड़ा होकर के इस बात को रखने की भी ताकत नहीं रखते।
तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रिश्ते और खराब हो चुके हैं। ये देखना होगा कि जो बाकी दिन है उसमें कोई काम हो पाता है या नहीं। वैसे ये भी खबर आ रही है कि सुषमा स्वराज जब भारत लौटेंगी तो वो सदन में आकर, संसद में आकर एक बयान भी दे सकती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या समझौते हुए या क्या बातचीत हुई। कम से कम उसे तो सुना जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगने जा रही है क्योंकि कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही कैबिनेट ने बफर स्टॉक के लिए 1 लाख टन दाल खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने भारत और ब्रिटेन के बीच ऊर्जा करार पर मोहर लगा दी आज। और डिटेल दे रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, कैबिनेट ने आज जो फैसले किए वो कितने इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या खास बातें हैं? देखिए, जो फैसले लिए उसमें सबसे अहम बात है रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल, क्योंकि लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट किया जाए। संसद में लोकसभा से पारित हो चुका था, लेकिन कुछ सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशें थी, उनको मानते हुए कैबिनेट ने बिल में कुछ नए प्रावधान जोड़ दिए हैं। मिसाल के तौर पर जो भी जुर्माना लगाया जाएगा वो बिल्डर पर और खरीदार पर एक समान लगाया जाएगा। बिल्डर अगर समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं देता तो वो जुर्माने की रकम बराबर होगी जो समय पर पेमेंट नहीं करने पर कंज्यूमर को देना पड़ता है। इसी तरह दोषी बिल्डर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी जोड़ा गया है। यहां तक कि कुछ मामलों में 3 साल तक की कैद की सजा का भी प्रावधान दिया गया है। तो ये कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण फैसला था। शुक्रिया लक्ष्मण डिटेल के लिए। इधर शेयर बाजार पर जीएसटी का साया अब भी मंडरा रहा है। शेयर बाजार में लगातार छठे दिन गिरावट रही। खराब ग्लोबल संकेतों ने आग में घी का काम किया। सेंसेक्स में 250 पॉइंट की गिरावट रही, उससे ज्यादा ही निफ्टी 7650 के नीचे फिसल गया। बाजार में भारी गिरावट की वजह बता रहे सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह यह रही कि दुनिया भर के बाजार कमजोर थे और उसका असर भारतीय बाजारों पर पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ बाजारों में जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में कमोडिटीज के दाम गिर रहे हैं, क्रूड के दाम गिर रहे हैं, उसका भी असर नेगेटिव होता हुआ साफ तौर पर नजर आया। लेकिन दूसरा बड़ा कारण जो था वो था संसद में गतिरोध है, कामकाज पूरी तरह से ठप है और जीएसटी पास होने की उम्मीद अब बाजार छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक और बड़ा फैक्टर था जिसने बाजार पर दबाव डाला। इनके अलावा एफआईएस की बिकवाली का दबाव बाजार पर अब भी बरकरार है और वो बाजार पर प्रेशर बना रहा है। एफआईएस की बिकवाली तो है ही, लेकिन ट्रेडर्स की तरफ से भी फिलहाल बिकवाली का ही प्रेशर है। वो अपनी तेजी की पोजीशंस कम कर रहे हैं, खरीदारी नहीं कर रहे हैं और साफ तौर पर वेट एंड वॉच वाले मूड में। तो ये सारे फैक्टर्स है जिन्होंने बाजार पर आज भी अच्छा खासा दबाव बनाया। आप देखिए निफ्टी दिन के अंत में निचले स्तरों पर जाकर बंद हुआ 7600 के बेहद करीब। और अगर आप देखें सेंसेक्स में तो लगभग 25,000 के आसपास के लेवल्स देखने को मिले। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जबरदस्त कमजोरी रही, खासतौर से मिड कैप इंडेक्स 0.25% फिसला, काफी तेज गिरावट यहां पर देखने को मिली। आज बैंक निफ्टी में लगभग 140 अंकों की गिरावट थी। गिरने वाले शेयरों की तादाद बेहद ज्यादा, आज मार्केट बेहद कमजोर, 1350 शेयर कमजोर थे और आज की गिरावट भारी भरकम वॉल्यूम के साथ आती हुई दिखी। लगभग 2.25 लाख करोड़ का कारोबार आज होते हुए नजर आया। और इंस्टेंट नूडल्स मैगी एक बार फिर जांच के घेरे में है। नेशनल कंज्यूमर कमीशन यानी कि एनसीडीआरसी में मैगी के खिलाफ चल रहे केस में सरकार को मैगी के सैंपल की जांच करने का निर्देश मिला है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, क्या फैसला है और अब फिर से क्यों जांच हो रही है? अब तक ये माना जा रहा था कि मैगी ऑल क्लियर हो चुकी है। इसका मतलब यही है कि अभी मैगी की मुश्किलें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। कंज्यूमर, देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर कोर्ट ने ये अनुमति सरकार को दी है कि वो मैगी की एक बार फिर से जांच कर सकती है। 16 सैंपल्स की जांच करने की इजाजत दी गई है और इसका रिजल्ट 11 जनवरी तक दोबारा से उन्हें कोर्ट को देना है। 12 को नेशनल जो क्लास एक्शन सूट मैगी के नेशनल के खिलाफ चल रहा है उसकी सुनवाई होनी है, जिसमें ये जो रिकॉर्ड है वो पेश किए जाएंगे कि इसका क्या नतीजा निकलता है। और हालांकि ये जरूर कह सकते हैं कि ये मैगी की आखिरी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि पिछली सुनवाई में सरकार नेस्ले की तरफ से कहा गया था कि आप कितनी बार टेस्ट करवाना चाहेंगे हमसे। सरकार ने कहा था कि हम आपको कह सकते हैं कि ये आखिरी बार है। तो अब कोर्ट ने इस बात की मंजूरी दे दी है, तो हम मान सकते हैं कि शायद ये आखिरी बार है जबकि मैगी का टेस्ट किया जा रहा है। और अगर इस बार मैगी क्लीन को अगर इसमें कुछ नहीं पाया जाता है तो इस बार हम कह सकते हैं कि मैगी को आखिर में क्लीन चिट कोर्ट से मिल जाएगी। चलिए, एक और अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा मैगी नूडल्स को और उसके बाद ही आप शायद राहत की सांसें मैगी खा सकते हैं। फिलहाल जो मैगी उतरी है बाजारों में उसको लोगों ने हाथों हाथ ही खरीद लिया है। और खरीदारी की बात करें तो काफी खरीदारी हो रही है दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी की, जिसे 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। उसका होटल एक पत्रकार ने खरीद लिया है।
डॉन दाऊद इब्राहिम को की होटल बिक गई है। उसे खरीदा है मुंबई के पत्रकार एस बालकृष्णन ने। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की दुकान को एस बालकृष्णन ने 4 करोड़ 28 लाख रुपए में खरीद लिया। आज मुंबई में डॉन की होटल दिल्ली जायका की बोली लगाई गई थी। पहले इस होटल का नाम रौनक अफरोज था, लेकिन 1993 बम धमाकों के बाद इसे सील कर दिया गया। बाद में इसे दिल्ली जायका का नाम मिला। और दाऊद की प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अब क्या कहना है एस बालकृष्णन का, आइए सुनते हैं। ये जो पूरी बिड चली है, पूरा प्रोसेस क्या था, कितना अमाउंट आपने लगाया, ई ऑक्शन और जो सीक्रेट एनवेलप है उसमें कितना अमाउंट था? देखिए, हम जो बिड किए थे वो 4 करोड़ 28 लाख का था। ई ऑक्शन में कुछ 2 करोड़ 52 लाख आया और सील्ड लिफाफे में 1 करोड़ 72 लाख आया। तो जबकि हमारा बिड सबसे हाई था, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सफेमा का उन लोगों ने हमारे बिड को स्वीकारा है और हमें विनर डिक्लेयर किया गया है। अभी बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है कि 4 करोड़ रुपया कैसे हम जुटाए, लेकिन मुझे हिंदुस्तान के लोगों के मन में जो देशभक्ति है उस पर पूरा विश्वास है और मैं सबसे अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप इसमें जरा मदद करिए। हमारा वेबसाइट www.deshsevasamiti.org है, उसमें पूरा डिटेल्स है उसमें, तो उसके माध्यम से आप हमें संपर्क करें। दाऊद की प्रॉपर्टी इससे पहले भी नीलाम हुई है, लोगों ने खरीदा है, बिड जीते भी हैं, लेकिन पोजीशन मिलना बहुत कानूनी रूप से अड़चने आ जाती हैं, धमकी भरी कॉल्स आती है, उसके लिए क्या करें? लेकिन ये जो है हम कोई इसमें कमर्शियल वहाँ पे धंधा नहीं करेंगे, हम वहाँ पे कबाब नहीं बेचेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम वहाँ पे जो है कंप्यूटर सिखाएंगे, कंप्यूटर की तालीम देंगे बच्चों लोगों को। तो उसमें किसी का ऑब्जेक्शन होना, मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी, कोई अक्लमंद आदमी इसके लिए ऑब्जेक्शन करेगा। धमकी भरे कॉल भी आए हैं, आपको बोला कि बिड से नहीं हिस्सा लो, फाइनली आपने बिड जीत ली, अब आप उसे पोजीशन करेंगे। ये जो पूरी धमकी का जो पूरा सिलसिला चल रहा है, आपको लगता है कि वहाँ पे आप जो आपका सपना है, जो आपका एनजीओ का सपना है, वो पूरा हो सका उस इलाके में, उस जगह पर? देखिए, मुझे कहा गया है कि मैं इस ऑक्शन में भाग लेके खुदकुशी कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सरफरोशी कर रहा हूँ मैं। और अब बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की। पेरिस में क्लाइमेट चेंज पर दुनिया के देशों की बैठक 2 दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बनी है। इससे बेचैनी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने कहा कि वो चाहते हैं कि पेरिस में सभी देश जो समझौता करे वो मजबूत हो। ओबामा की फोन कॉल से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और भारत के वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी पेरिस में मिले। दोनों के बीच काफी सकारात्मक बातचीत हुई। ये सारी कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि विकसित देश और विकासशील देश के बीच मतभेद बने हुए हैं। भारत और दूसरे विकासशील देश कह रहे हैं कि वो पर्यावरण को बचाने के लिए एमिशन कम करेंगे, लेकिन वो नहीं चाहते कि इसकी शर्तें उन पर थोपी जाएं। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।